तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। और दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आज टॉपिक वाइज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से। और ये आज की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस टॉपिक में हमने जो टॉपिक चुना है वो इतिहास चुना है। इतिहास को हम पढ़ेंगे और इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब आप प्राचीन इतिहास से लेके मिडाइवल और आपका मॉडर्न सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इसमें आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो कौन सा पार्ट लिया है इतिहास का। अगर आप इतिहास पढ़ते हो ना तो आपको सबसे पहले ये जानना होता है कि इतिहास के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, यानी कि सोर्स जानने पड़ते हैं कि किन किन स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हम आज इतिहास के सोर्स पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास के सोर्स। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मैं बता देता हूं कि इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। देखिए यहाँ पे प्राचीन इतिहास स्रोत में मैं क्या क्या आपको स्लाइड दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ। और यहाँ पे आपका क्या है, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ यहाँ पर भी, जिसमें आपके एक तरफ धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें वेद पुराण, ये सारे के सारे इधर आपके क्या है, कौटिल्य का अरस्ता तरंगिणी। और भी नीचे दिखाता हूँ ये आपके वेद, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और इतिहास को जानने की जो पुस्तकें हैं ना, अरस्तात्र है, राजतरंगिणी, चचनामा, ऐसी पुस्तकों के बारे में जानकारी लेंगे। विदेशी यात्रियों का हम जो भी रेफरेंस है वो लेंगे, यूनानी लेखक, तो सारे चीज़ हम पढ़ने वाले हैं जिसमें चीनी लेखक भी आएंगे और आपके क्या हैं अरबी लेखक भी। तो ये सारी चीज़ें और अन्य चीज़ें भी हम पढ़ेंगे जिसमें हम कुछ अभिलेख वगैरह भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास हम अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 से। जहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है, प्राचीन इतिहास स्रोत। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भारत का जो नाम है वो कैसे आया, मतलब इसके नामकरण के बारे में हमको समझना होगा। सबसे पहली आपकी क्या है, यही प्रायोरिटी बनती है कि आप समझें कि भारत का ये जो नाम है ये कैसे पड़ा है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, भारत का जो नाम भारत पड़ता है इसकी जानकारी हमको सबसे पहले कहाँ पे मिलती है, ये जानकारी हमको कहाँ पे मिलती है, महाकाव्य और पुराणों में। अगर आप महाकाव्य पढ़ेंगे जैसे कि आपका महाभारत हुआ, आपका रामायण हुआ, ये आपके क्या है, मतलब महाकाव्य हैं। पुराण भी हैं, आपको पता है वैदिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनको भी अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें भारत नाम का जिक्र मिलता है। और उनमें एक कहानी आपकी दी हुई है। आपने सुना होगा कि एक राजा थे दुष्यंत, जिनके बारे में, जिनका एक बेटा था भरत। तो उसने क्या किया था, मतलब भरत ने बचपन में ही आपका क्या है, एक शेर के बच्चे के मतलब क्या है दांत मतलब तोड़े थे। तो उसी वजह से, और वो राजा बहुत मतलब बड़ा राजा हुआ था जो भरत था, और उसी के नाम पे बताते हैं कि भारत का जो नाम है वो भारत पड़ गया था, भरत के ही नाम पे भारत पड़ा था। तो ये मतलब एक कहानी है और ऐसा पुराणों में, महाकाव्यों में, मतलब प्राचीन जो मान्यताएं हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। तो फिलहाल तो आपको समझना है कि महाकाव्य और पुराणों में इसकी जानकारी मिलती है कि भारत नाम है इस देश का। और इसमें क्या मिलता है, यूनानी जो आपके जो ग्रीक लोग हैं, यूनानी लोग हैं, वो भी भारत पे, जैसे कि सिकंदर का आक्रमण होता है तो इन लोगों ने भारत को क्या कहा था, इन लोगों ने इसको इंडिया कहा था। क्या बोला था, यूनानी लोगों ने इंडिया बोला था इसको। और जो चीनी लोग हैं, क्योंकि चीनी लोग भी यात्री आते हैं यहाँ पे, जैसे कि हेनसांग आता है, फाइयान आता है, इत्सिंग आता है, संयुगुन आता है, तो ये लोग क्या बोलते हैं, ये भारत के बारे में बोलते हैं। इनके यहाँ पे जो भारत का जो नाम था वो क्या था, इनके हिसाब से इंतु या फिर तेंचु ये बोलते थे। और मुस्लिम इतिहासकार, जब आपने पढ़ा होगा मिडाइवल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं ना, तो जो अरब आक्रमण होते हैं, अरब आक्रमण, जितने भी मुस्लिम आक्रमण होते हैं, तो उन लोगों के साथ इतिहासकार भी आते हैं। और उन इतिहासकारों ने भारत का जो नाम था हिंद दिया था, और हिंद से ही बाद में उन्होंने हिंदुस्तान को मतलब नाम दे दिया। तो ये क्या है, यूनानियों ने इंडिया बोला, चीनी लोगों ने तिंचु और इंतु बोला, और मुस्लिम इतिहासकार इसको क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। और जो भारत के निवासी हैं ना, उनको क्या बताया गया है, उनको बताया गया है ये क्या है, भारतीय, इनको भारतीय बोला गया। जैसे हम आज इंडियंस
तो भारतीय बोलते हैं ना, तो उस टाइम पे भारतीय बोला गया था। और इनको क्या बोला था, ये भारत की संतान है, क्योंकि भारत के नाम पर ही तो नाम पड़ा था भारत। तो ये बात आपको समझना चाहिए। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, आपको मैप दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, इंडिया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या पढ़ना है, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये हमें इतिहास के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। इनसे हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हो ना, तो आपको इनको पढ़ना ही पड़ता है। तो एक तरफ हमने क्या लिखे हैं, धर्म ग्रंथ हैं। धर्म ग्रंथ में आपका क्या है, जैसे कि आपका ऋग्वेद हुआ। और आपका ऐतिहासिक ग्रंथ आपका क्या है, जैसे कि आपका ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, राजतरंगिणी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ये सारे के सारे ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं। और विदेशियों का विवरण भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि भारत में बहुत विदेशी लोग भी आते हैं घूमने के लिए। तो वो भी अपना कुछ ना कुछ रिटन फॉर्म में छोड़ के जाते हैं, या कुछ ना कुछ लिख के जाते हैं भारत के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में, भारत के समाज के, भारत के सोसाइटी के बारे में, भारत की प्रशासन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में लिख के गए हैं कि भारत में ये था, भारत में तो वहाँ पे ये चीज़ चल रही थी। तो ऐसी बातें ये लोग लिख के जाते हैं। तो इनका भी विवरण आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हम पढ़ेंगे फाहियान हेनसांग को भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद जो पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिलते हैं ना, खुदाई वगैरह में आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में हुई, तो उसमें बहुत बड़ी सभ्यता निकल के आई। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे निकली कि लोग ये इस्तेमाल करते थे, लोग कांसा इस्तेमाल करते थे, लोग बैलगाड़ी इस्तेमाल करते थे, लोग मृतभांडों का इस्तेमाल करते थे। तो वहाँ पे साक्ष्य, कुछ मुद्राओं की भी जानकारी मिलती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, कहीं तालाब मिलता है तो कहीं स्नानागार मिलता है, कहीं स्टेडियम मिलता है तो कहीं स्कूल मिलता है। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जो मानव पहले इस्तेमाल करता था या मानव ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया था, और वो खुदाई के दौरान जब प्राप्त हुए तो उनको पुरातात्विक साक्ष्य बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ हमको जो पढ़ने हैं, उसमें आपकी क्या है, दो कैटेगरी हैं। एक तो धार्मिक है, और एक आपकी क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें देखिए, जैसे कि आपका यहाँ पे ऋग्वेद का इमेज लगा, यह धार्मिक को रिप्रेजेंट करता है। इधर आपका क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे कि आपका चाणक्य का अर्थशास्त्र या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र बोल सकते हैं। अब जो धार्मिक ग्रंथ है ना, उनमें आपका क्या है, वैदिक साहित्य को हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्राचीन इंडिया में आप देखते हैं ना, प्राचीन भारत में तो सारा का सारा वैदिक लिटरेचर ही आपको पढ़ने को मिलता है, अगर धार्मिक पक्ष को आप देखें तो। हालांकि जैन और बौद्ध धर्म भी मिलता है, लेकिन आपका क्या है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, और वो भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी देता है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो वैदिक साहित्य में आपका क्या है, सबसे पहले तो आपका क्या है, वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, पुराण हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, धर्मसूत्र हैं, आरण्यक हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ग्रंथ हैं, और इनके बारे में हमको पढ़ना भी है। हालांकि अभी हम सिर्फ सोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि यहाँ से हमको जानकारी मिल रही है, लेकिन जब हम वैदिक काल पढ़ रहे होंगे ना, तब हम इनकी धज्जियाँ उड़ाएंगे, एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे। जितनी भी जानकारी होगी सब सब कुछ पढ़ेंगे। और इसके बाद जी, ये आप देख लीजिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं, जैसे कि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, कौटिल्य का आपका अर्थशास्त्र हुआ, कल्हड़ की आपकी राजतरंगिणी हुई, अली अहमद की चचनामा हो गई, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की गार्गी संहिता, और आपका क्या है, पतंजलि का महाभाष्य, और विशाखा दत्त की आपकी क्या है, मुद्रा राक्षस। हालांकि इनकी एक पुस्तक और भी है, देवी चंद्रगुप्तम है, और पतंजलि की भी महाभाष्य, और एक और मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा इनकी बुक के बारे में, वो भी एक और इनकी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और ये जो पतंजलि का जो महाभाष्य है ना, ये पतंजलि का जो महाभाष्य है ना, ये एक तरीके से जो अष्टाध्यायी है ना पाणिनि की, उस पे आधारित है, बिल्कुल उसका ही मतलब, एक तरीके से, एक तरीके, क्योंकि उन्होंने भी व्याकरण लिखा है, इन्होंने भी उस पे क्या है, उस पे क्या है, व्याकरण ही लिखा है। तो ये उन पे ही आधारित है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या अभी देख लेते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं क्या। हाँ, कुछ अन्य साहित्य भी है, जैसे कि आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन साहित्य को भी हम पढ़ेंगे, और बौद्ध साहित्य को भी हम पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें हमको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से भी इतिहास के बारे में बड़ी जानकारी मिलती है। और ये एक अलग व्यवस्था निकल के आई थी जब वैदिक धर्म चल रहा था, तो उसके पतन के बाद एक न्यू कॉन्सेप्ट आए थे, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म निकल के आते हैं। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनके साहित्य को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी हमें, जैसे कि आप देखेंगे, जैन और बौद्ध ग्रंथ जो हैं, जैसे कि भगवती सूत्र है, अंगुत्तर निकाय है,
जैन धर्म का भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, ये हमको 16 महाजनपद की जानकारी देंगे। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो वेद हमारे कितने हैं? 4 हमारे वेद हैं। और वेदों के बारे में जानते हैं। तो वेद जो हैं, सबसे भारत का जो सबसे प्राचीन वेद है ना, सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना, वो ऋग्वेद है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि ऋग्वेद आपका क्या है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका ऋग्वेद है। और इनके जो संकलन करता है ना, वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेदों का कोई रचनाकार नहीं होता, वेदों के क्या होते हैं, संकलन करता होते हैं, कंपाइलर होते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों बोला आपने कि इनके रचनाकार नहीं होते हैं? क्योंकि वेद जो है ना, आप अगर पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वेदों को लिखा नहीं गया था, वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया गया था। जैसे कि ऋग्वेदिक काल में आपका क्या होता है, ऋग्वेद की रचना होती है। अब ऋग्वेद की रचना क्या होती है, उस टाइम पे रिटन फॉर्म में तो नहीं था, ऋषि मुनियों द्वारा उसको क्या है, एक तरीके से याद किया गया था, उसको उच्चारित किया गया था। और वही आपका क्या है, उनके शिष्यों को जब वो बोल के सिखाते थे, पढ़ाते थे, तो वो भी रट लेते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी इसको रटा गया था। किसको? वेदों को रटा गया था। बाद में जाके इनका कंपाइलेशन होता है। और इनका कंपाइलेशन कौन करता है, मतलब वो चीज़ें जो मिलती हैं उनको रिटन फॉर्म में ये लिख देते हैं। कौन संकलन करता आपके कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनको बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वेद कौन कौन से, जैसे कि ऋग्वेद है हमारा, और हमारा क्या है, सामवेद है, यजुर्वेद है, और आपका अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4 ही वेद हैं हमारे। और इनमें बहुत भयानक जानकारी लिखी हुई है, मतलब बहुत अपार ज्ञान इसमें छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, जैसे कि हमने धार्मिक ग्रंथ तो देख ही लिए, अब ये क्या है, आपके इतिहास को जानने के जो ऐतिहासिक स्रोत थे ना, उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे ऐतिहासिक स्रोत, तो फिलहाल तो ये ऐतिहासिक स्रोत ही हैं इतिहास को जानने के। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम कुछ बुक्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि अर्थशास्त्र हुआ, पाणिनि की अष्टाध्यायी हुई, और आपका क्या हुआ, राजतरंगिणी, कल्हड़ की, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, इन्होंने हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे कि आप अर्थशास्त्र को देखते हैं, तो अर्थशास्त्र आपकी किसकी रचना है सर? कौटिल्य की रचना है, चाणक्य की रचना है। ठीक है सर, लेखक तो चाणक्य हैं, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, और कौटिल्य भी है, चाणक्य भी है। और इसमें इन्होंने क्या है, इसमें जो इन्होंने विषय इसका क्या है, इसमें जो जानकारी मिलती है वो मौर्यकालीन जानकारी मिलती है, राज व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, समाज के बारे में जानकारी मिलती है, आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हैं। और ये क्या करते हैं, और ये जानकारी देते हैं। देखिए ये जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सारी तरह की जानकारी देता है आपका ये अर्थशास्त्र। लेकिन ये अगर आपसे पूछा जाए ये किस चीज़ पे बेस्ड है, तो ये अर्थशास्त्र पे बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉलिटी पे बेस्ड है, ये राजनीति पे बेस्ड आपका क्या है, पूरा का पूरा ग्रंथ है। और इसके 15 भाग हैं, संरचना इसकी क्या है, 15 भाग हैं। और 180 आपके क्या हैं, इसके अध्याय हैं, 180 इसके अध्याय मतलब चैप्टर हैं। और इसके पार्ट कितने हैं? 15 आपके पार्ट हैं। और भाषा इसकी क्या थी? संस्कृत थी। जो आपका अर्थशास्त्र है, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत इसकी भाषा है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी पुस्तक को देखते हैं, जैसे कि राजतरंगिणी। और इसके लेखक दोस्तों कौन है? ये आपकी देखिए, मैंने बुक भी लगा रखी है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये बुक भी मैंने लगा रखी हैं, तो इनको आप देख सकते हैं इमेज के थ्रू। और जो लेखक हैं इनके, वो हैं कल्हड़। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, राजतरंगिणी के लेखक आपके कल्हड़ हैं। और इन्होंने क्या किया है, देखिए भाषा इनकी भी संस्कृत ही है। इन्होंने कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। इन्होंने जो विषय इसमें अपना लिखा है ना, वो कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। कश्मीर में कौन कौन से वंशज हुए हैं, किन का क्या कार्यकाल रहा है, सारी चीज़ें उन्होंने कश्मीर की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक, सब कुछ इन्होंने दिया है इस अपनी पुस्तक में। और उसके बाद एक पुस्तक है चचनामा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पुस्तक है। और दोस्तों ये जो पुस्तक है, इन पुस्तकों से आपको पता लगेगा, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं, हर एग्जाम में आप कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, उनमें कहीं ना कहीं ये पुस्तकें आपकी पूछी जा रही हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, इनके लेखक पता होने चाहिए, इनकी भाषा पता होनी चाहिए, और इनका विषय आपको पता होना चाहिए। भाषा तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि किस भाषा की है। और लेखक तो आप छोड़ ही नहीं सकते इनको, क्योंकि बहुत इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजतरंगिणी का लेखक आपको पूछ लेगा, चचनामा का लेखक आपको पूछ लेगा,
अर्थशास्त्र का लेखक आपको पूछ लेगा। तो चचनामा जो पुस्तक है ये दोस्तों इसके लेखक हैं अली अहमद। क्या नाम है उनका? अली अहमद। वैसे तो बोला जाता है कि चचनामा का अभी तक कोई ज्ञात लेखक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आपको बुक्स में मिलता क्या है कि अली अहमद ने चचनामा को लिखा था। और इसमें जो जानकारी मिलती है, देखिए सबसे पहले इसकी भाषा देख लीजिए, और इसकी भाषा से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी आपका क्या है, मैंने देखा एक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था, तो जिसमें मैंने देखा उसमें इससे क्या है रिलेटेड आपकी भाषा का क्वेश्चन बन रहा था कि इसमें पूछा गया था चचनामा और आपकी बाबरनामा। एक चचनामा पुस्तक थी, एक बाबरनामा, इन दोनों की भाषाओं के बारे में पूछा था। तो बाबरनामा जो थी वो तुर्की भाषा में थी, क्योंकि वो बाबर ने लिखी थी और बाबर एक तुर्की था। और चचनामा ये अरबी आक्रमण होते हैं, तो अरबी भाषा में लिखी जाती है। तो ये आपको याद रखना है, चचनामा किसकी भाषा है, मतलब कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। और इसमें जो जानकारी मिलती है, जो विषय है इसका, अरबों की सिंध विजय के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अरब आक्रमण जो होते हैं ना भारत पे, देखिए सबसे पहला आपका जो अरब आक्रमण होता है ना, वो आपका कब होता है दोस्तों? वो आपका 712 एडी में आपका होता है। 712 एडी में जब ये होता है, तो उसी टाइम पे जो हुआ आक्रमण जो हुआ, और अरबी लोगों ने जो भारत पे अपनी विजय प्राप्त की, उसी का विवरण आपका क्या है इसमें दिया है। और सिंध पे आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो वो इसकी जानकारी देते हैं अली अहमद चचनामा में। उसमें इसकी कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे युद्ध हुआ, राजा दाहिर का क्या रोल था, राजा दाहिर के सारी चीज़ें इसमें हैं। फिलहाल तो मैं अभी क्या बताऊं आपको। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक और पुस्तक आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, न जाने कितनी बार एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, इसको पूछ ही लेता है। वो अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। लेखक इसके कौन है? पाणिनि है। लेखक पाणिनि है। और इसकी जो विशेषता क्या है, ये संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। क्या है? ये संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। और पाणिनि को प्रथम व्याकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्याकरण। क्या बोला जाता है? व्याकरण। देखिए ये होता है व्याकरण। ये जो ग्रामरियन होते हैं ना, इंग्लिश में उसको ग्रामर, जिसे ग्रामरियन बोलते हैं ना, तो उसको हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। जो व्याकरण को जानता है उसको व्याकरण बोलते हैं। तो अष्टाध्यायी की जो रचना की है वो पाणिनि ने की है। और ये किस पे आधारित है? संस्कृत के व्याकरण पे आधारित ग्रंथ है। और इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, इसकी भी दोस्तों भाषा क्या होगी? भाषा तो आपको पता ही, जब संस्कृत पे तो संस्कृत ही होगी, सीधी सीधी बात है। और इसमें मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक जानकारी मिलती है। हालांकि अगर आपको विशेष रूप से देखा जाए तो ये मौर्य के पूर्व की जानकारी देते हैं। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा मौर्य के पूर्व की जानकारी? हालांकि मौर्यों की भी जानकारी मिलती है, लेकिन ये जिसके टाइम पीरियड में, मतलब ये दरबारी कवि हुआ करते थे, वो एक शासक था जो मौर्य वंश से पहले थे, नंद वंश के शासक महापद्मानंद। उसके बाद महापद्मानंद के बाद आपके आते हैं घनानंद, जिनकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। और ये पद्मानंद के आपके क्या थे? एक कवि थे आपके पाणिनि, तो उसी टाइम पे इन्होंने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गार्गी संहिता बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बताना है कि ये किसकी पुस्तक है। आप लोग बताइएगा ये किसकी पुस्तक है। कि ये मैं आपको मतलब बताऊंगा, अभी मुझे तो पता ही है, लेकिन आप लोग तब तक अज्यूम कीजिए किसकी पुस्तक है। गार्गी संहिता, और इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए गार्गी संहिता जो पुस्तक है वो कात्यायन की है। इसके लेखक आपके कौन है? कात्यायन। और ये ज्योतिष विषय पे आधारित है। ज्योतिष, ज्योतिष आप जानते हैं ना, मतलब जो फ्यूचर के बारे में जो जानकारी देते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे आप देखते हैं तो न जाने कितने एड्स आते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजर टॉक का ऐप है, बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो आपको आपकी लाइफ के बारे में बताने की बात करते हैं, 1 चैट फ्री करके बोलते हैं। और उसी तरह का क्या है, ये एक ज्योतिषिक ग्रंथ है आपका, कौन सा? गार्गी संहिता। इसमें भी आपको वही सारी ज्ञान की बातें हैं कि कैसे हम फ्यूचर के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आगे कल क्या होने वाला है। इस तरह की जानकारी इसमें दी गई है। और इसमें क्या है, ये भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी देता है। भारत पे जो यवन आक्रमण होते हैं, यवन बोले तो यूनानी आक्रमण होते हैं, जैसे कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो उसके बारे में इसमें जानकारी आपको मिलती है। और एक और पुस्तक है महाभाष्य। महाभाष्य ये पतंजलि की पुस्तक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या इसमें कहा है। पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे,
और ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये मौर्य वंश के बाद का एक वंश है। जब मौर्य वंश का पतन हो जाता है तब जाके आपका क्या है, पुष्यमित्र शुंग एक शासक आता है, और ये मौर्य वंश के जो अंतिम शासक होते हैं ना, बृहद्रथ, उनकी हत्या करके आता है। और मौर्य के काल में ये उनका एक तरीके से मंत्री हुआ करता था, तो ये उनको खत्म कर देता है बृहद्रथ को, और खुद शासक बन जाता है पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो पतंजलि इसके क्या होते हैं? दरबारी कवि होते हैं जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है, और इन्होंने शुंगों के बारे में जानकारी दी है। शुंगों की जानकारी मिलती है, मतलब शुंग विषय के जो शुंग वंश है उसकी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब विदेशियों का विवरण देख लेते हैं कि विदेशी लोग यहाँ पे क्या क्या छोड़ के गए हैं, क्या क्या कह के गए हैं, क्या किसने कहा है। सारे विदेशी यात्रियों को पढ़ेंगे, सारे बोले तो अलग अलग देश के जो अलग अलग टाइम पे आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे विदेश मतलब जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए थे, वो आपको पता होगा पहले तो आपके क्या है, यूनानी और रोमन लेखक आए थे, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण हुआ था ना। सिकंदर का आक्रमण बहुत पहले हो गया था, तो उस टाइम पे आपका यूनानी और रोमन लेखक आए थे। उसके बाद में भी आते रहे थे, और चीनी लेखक भी आपके यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे ना तो चीनी लेखक भी आपके बहुत से आपके चीनी लेखक, हेनसांग है, फाहियान है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, लेखक आते रहते हैं। और इसके बाद आपके अरबी लेखक आते हैं, जिसमें आपका अलबरूनी हुआ, इब्न बतूता हुआ, और कुछ अन्य लेखक भी आपके आते हैं, जिसमें आपका क्या है, मार्को पोलो हैं, एक और व्यक्ति हैं तारकनाथ हैं, जो तिब्बत के मतलब निवासी होते हैं, तिब्बती लेखक होते हैं। मार्को पोलो ये इटली का यात्री होता है, तो इन्होंने अपनी कुछ बुकें लिखी हैं, और उन बुकों में भारत के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूनानी और रोमन लेखक को पढ़ते हैं। प्रमुख लेखक आपके कौन कौन से हैं? टेसियस है, हेरोडोटस है, और मेगास्थनीज है, डायमेकस है। ये आपके प्रमुख लेखक हैं। कौन कौन से सर? क्या है? टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डायमेकस, ये आपके प्रमुख लेखक हैं। इनका क्रम आपको इसी तरह से याद रखना है। सबसे पहले आपका टेसियस आता है, फिर हेरोडोटस, फिर मेगास्थनीज, फिर आपका डायमेकस आता है। तो ये इस तरह से आपके आते हैं, और इनको आपको क्या रखना है, याद। अब एक एक को पढ़ते हैं। तो हेरोडोटस को पढ़ते हैं। देखिए टेसियस जो है, इसकी जो जानकारी हमको मिलती है ना, इसकी मतलब ये कोई विशेष जानकारी नहीं दे पाता है। इसकी जानकारी जो इतिहास में मिलती है वो उतनी प्रमाणिक भी नहीं होती है। तो इसलिए हम हेरोडोटस की जो, और हेरोडोटस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, और इनकी जानकारी बड़ी ऑथेंटिक होती है। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही इतिहास को लिखना स्टार्ट किया था। मतलब इतिहास क्या है? क्रमबद्ध घटनाओं का एक अध्ययन है। तो इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को लिखना शुरू किया था, और इसीलिए इनको इतिहास का पिता भी कहा गया है, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला गया है। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 484 बीसी में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपकी 425 में हुई थी। इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है हिस्टोरिका, कई बार एग्जाम का फेवरेट बन चुका है, एग्जाम में पूछा जाता है। हिस्टोरिका किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो आपको पता होना चाहिए, हेरोडोटस की आपकी लिखी हुई है ये पुस्तक हिस्टोरिका, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि आपका एक यूनानी लेखक ही है, और बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है। और ये जो था, ये वैसे तो आपका जो क्या बोलता हूँ, सिकंदर के साथ में भी आया था, लेकिन बाद में जब ये क्या बोलता हूँ मैं, जो उसका एक राज सिकंदर का सेनापति होता है ना, सेल्यूकस निकेटर, तो ये उसका राजदूत होता है। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये मौर्य दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, और उसके दरबार में रुका भी था। इसका टाइम पीरियड कुछ ऐसे शायद 304 बीसी में आया था, और 3-4 साल तक ये मौर्य के दरबार में रुका था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और इसने एक पुस्तक लिखी है, इंडिका। इंडिका इसकी पुस्तक है, जिसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के बारे में हम पढ़ेंगे जब मौर्य काल पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम इसकी कुछ जानकारी इसमें दी गई है। जैसे कि बहुत सारा इसने चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है इस इंडिका में, और पूरा का पूरा पाटलिपुत्र का कैसा प्रशासन था उसके बारे में भी इसने लिखा है। किसने? मेगास्थनीज ने। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, और ये आपका क्या है, आपको याद रखना, इससे भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसके लेखक आपके कौन से हैं? इंडिका के मेगास्थनीज। अब आगे एक लेखक हैं आपके, कौन है? डायमेकस। अभी हमने यहाँ पे आपको दिखाई है डायमेकस।
तो ये डायमेकस आपका क्या है, एक यात्री ही है, मतलब भारत में आता है। और ये किसके काल में आता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। डायमेकस डायमेकस जो है, एक मिनट कहाँ चला गया, डायमेकस जो है, डायमेकस आपका क्या है, ये सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत होता है। जो सीरिया एक देश होता है उस टाइम पे, विदेशी आपका एक देश होता है, मतलब विदेशी एक क्या बोलता हूँ मैं, एक राजा होते हैं आपके, जो अंत्योकस होते हैं, तो वो सीरिया के राजा होते हैं। तो उनका ये राजदूत था आपका डायमेकस। और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार ने अंत्योकस से एक रिक्वेस्ट की थी, कुछ चीज़ें इन्होंने मांगी थी, अंजीर वगैरह, मदिरा वगैरह, और एक राजदूत भेजने की एक क्या की थी इन्होंने, गुजारिश की थी अंत्योकस से। तो इन्होंने भेजा भी था डायमेकस को। उसके बाद डायनोसियस आता है, जो कि मिस्र के नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी जो होते हैं, उनका आपका क्या था, ये राजदूत था। और ये अशोक के दरबार में आया था। और ये तीनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, और डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। और ये तीनों के तीनों राजा आपके मौर्य वंश के ही थे। फिर एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, टोलमी। देखिए, ये वाला टोलमी राजा है मिस्र का, और ये एक लेखक है टोलमी, इसको आप अलग से देखना। तो टोलमी, इसने क्या किया है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। और भारत का भूगोल नामक इसने क्या लिखी है पुस्तक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया पुस्तक इसने लिखी है। एक व्यक्ति हैं प्लिनी, जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री करके एक बुक लिखी है। और इसमें इन्होंने भारतीय वनस्पति और जीवों के बारे में जानकारी दी है। किसके बारे में, भारतीय वनस्पति और जीवों के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन सब की मैंने इमेज लगा रखी है, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट रहे। आप जब पीडीएफ से पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगे पढ़ने में, और बहुत अच्छे से मैंने इसको सजाया भी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चीनी लेखक। हमने अभी यूनानी लेखक देखे, हालांकि इतने यूनानी नहीं है, बहुत हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। यही आपके डायमेकस हुआ, टोलमी हुआ, और डायनोसियस हुआ, इनसे आपका क्या है, पेलनी वगैरह से आपका क्वेश्चन बनता रहता है। अब हम चीनी लेखकों के बारे में देखते हैं। तो जो चीनी लेखक हैं, इनमें जो प्रमुख लेखक हैं, सबसे पहला जो लेखक है वो आपका फाहियान है। क्या नाम है उसका, फाहियान। दूसरा आपका क्या है, संयुगुन है। तीसरा आपका क्या है, हेनसांग है। और चौथा आपका क्या है, इत्सिंग है। ये चार लेखक आपके क्या हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट, आपके चारों के चारों ये आपके लेखक हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं चारों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाहियान के बारे में। अब फाहियान के बारे में पढ़ते हैं, तो फाहियान ये जो था, ये चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के एक शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको देवव्रत भी बोला गया है, देवराज भी बोला गया है। तो वो आपके क्या थे, देवराज इनको बोला गया है। तो चंद्रगुप्त, जिनको विक्रमादित्य की भी उपाधि दी गई थी, तो उनके काल में आए थे। संबंधित राजा इनके कौन है, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, फाहियान की, फोगोजी। और फोगोजी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बौद्धों के बारे में लिखा है, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। बहुत अच्छा इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है। और इन्होंने जानकारी क्या दी है, इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के बारे में बोला था। ये बहुत सुखी है, क्योंकि गुप्त वंश का जो साम्राज्य था वो मध्य प्रदेश में ही था, इसलिए इन्होंने और भी बोला था। अब अगला जो आपका ग्रंथ आता है, ग्रंथ बोलता हूँ मैं, अगला जो आपका लेखक आता है चीनी, वो संयुगुन है। संयुगुन ये 518 में भारत आया था। और ये 3-4 वर्षों तक जब भारत में रुका है, तो इसने बताते हैं कि इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। मतलब इसने बौद्ध धर्म को समझा, बौद्ध धर्म को जाना, बौद्ध धर्म के बारे में नॉलेज को गेन किया, और बौद्ध धर्म के जो भी टेक्स्ट थे उनको कलेक्ट करने की इसने कोशिश की थी। तो ये संयुगुन है। और ऊपर आपका क्या है, फाहियान। अब जो आएगा वो आपका आएगा हेनसोंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही, देखिए यहाँ से दो लोगों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक आपका क्या है, फाहियान, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी पुस्तक के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसके किसके काल में आया था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता ही रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या बताते हैं, हेनसांग। और हेनसांग ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, लेखक है, यात्री है, जो कि चीनी लेखक है, चीनी यात्री है।
अब इसकी जो यात्रा का टाइम था वो 629 से 45 तक रहा था, और ये एडी में आया था। 629 से 645 एडी तक रहा था। ये हर्षवर्धन के काल में आया था। पूछा जाता है कि किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। इसकी जो पुस्तक थी दोस्तों वो क्या थी? वो शिव की थी। और इसमें जो जानकारी मिलती है वो हर्ष की व्यवस्था की जानकारी मिलती है, हर्षकालीन जानकारी मिलती है। इसने अपनी पुस्तक में 138 देशों के बारे में जानकारी दी है, विवरण इसकी मिलता है। और एक विशेष जानकारी जो इसने दी है ना, वो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इसने जानकारी दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने क्या किया था? इसने अध्यापन भी वहाँ पे किया, अध्ययन भी किया। पहले तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, क्योंकि नालंदा बौद्ध धर्म का एक केंद्र था। वहाँ पे बौद्ध आपकी क्या है एजुकेशन होती थी। वहाँ पे पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो बुद्धिस्ट का कॉन्सेप्ट था, और ये बुद्धिस्ट को जानने के लिए ही आया था। तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, बाद में वहीं पे टीचिंग का भी काम करने लगा, अध्यापन का भी काम करने लगा। और जब ये आया था तो उस टाइम पे आचार्य शीलभद्र थे, वहाँ के जो कुलपति थे वो कौन थे? आचार्य शीलभद्र हुआ करते थे। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि जब ह्वेन-सांग भारत में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय गया था, तो नालंदा में उस टाइम पे कुलपति कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, आचार्य शीलभद्र वहाँ पे कुलपति थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमने क्या है, ये इसकी इमेज है आपकी, किसकी? ह्वेन-सांग की इमेज है। अब ये देखिए आपका इत सिंह, एक और लेखक आता है, अंतिम चीनी लेखक है, ये आपका इत सिंह है। अब इसके बारे में आप देखिए, इत सिंह के बारे में, तो इत सिंह जो है ये 7वीं सदी के अंत में आया था, बिल्कुल एंड में आया था, जब 7th सेंचुरी बिल्कुल एंड होने पे थी तब आया था। और इसने भी आपकी जो जानकारी दी है ना, वो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में ही जानकारी दी है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग नालंदा और इनके बारे में जानते हैं, विक्रमशिला के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब मैं क्या बता देता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप ये बताइए, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा, इसकी स्थापना किसने की थी? और किस राजा ने, मतलब कौन से काल के राजा थे, किस वंश के राजा थे, और कब की थी? ये आप कमेंट करके जरूर बताना। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो भी आप बताना। अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए आपको कमेंट करने में, बताने में। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये गुप्त वंश के एक शासक हुए थे, उन्होंने इसको क्या है बनवाया था। अब आपका काम है कि किसने इसको बनवाया था वो आप कमेंट करेंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया है। वैसे ही आपका ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका पाल वंश होता है ना, पाल डायनेस्टी होती है ना, उसने बनवाया था। अब आप बताइएगा ये किसने बनवाया था, आप कमेंट करिएगा किसने बनवाया था। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप कमेंट करिएगा, वरना मैं आपको क्या है, जब इनके बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपका ये जिम्मेदारी है कि आप कमेंट करके बताएं। आप सर्च करें कि एक बार, आपको करना है क्या, सर्च करना है, गूगल पे सर्च मार देंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो आप इनके बारे में कमेंट जरूर करना। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। आगे कुछ अरबी लेखक आते हैं दोस्तों। अरबी लेखक, दो बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं आपके अरबी, जिनमें आपका क्या है, आल-बरूनी है, और आपका क्या है, एक इब्न बतूता। ये अरबी लेखक हैं। इन्होंने जो अपना टेक्स्ट लिखा है वो अरबी में लिखा है। अपना जो भी मतलब इन्होंने बुक्स वगैरह दी हैं वो अरबी में दी हैं। अब अरबी लेखक जो हैं वो आल-बरूनी और इब्न बतूता हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आल-बरूनी के बारे में। आल-बरूनी क्या है, ये महमूद गजनबी के साथ आने वाला अरबी लेखक है। इसकी जो पुस्तक है वो किताबुल हिंद है, या फिर इसको तहकीक हिंद भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, भारत की खोज भी बोलते हैं। तो ये इसकी क्या है, पुस्तक है, आल-बरूनी की पुस्तक है। अब इसकी जो ये पुस्तक है वो अरबी भाषा में, इसमें 80 अध्याय हैं आपके। और ये जो जानकारी देता है वो भारत के बारे में जानकारी देता है। इसमें बहुत डिटेल में जानकारी इसने भारत के बारे में दे रखी है। भारत में धर्म क्या था, भारत का दर्शन क्या था, भारत में क्या क्या त्यौहार होते थे, खगोल विज्ञान किस लेवल का था भारत में, किस तरह की इनकी जो क्या बोलते हैं खगोल विद्या थी वो किस तरह की थी, तारों के बारे में कैसा नॉलेज था, नक्षत्रों के बारे में क्या नॉलेज था, समाज किस तरह का था, तंत्र मंत्र समाज में था या नहीं था, इसके बारे में जानकारी ये देते हैं।
समाज पूरा का पूरा क्या है बताते हैं, ये वर्ण व्यवस्था पे आधारित समाज था। तो ऐसी ये जानकारी देते हैं। और ये जानकारी सामाजिक वैसे तो ये राजपूत कालीन राजनीति की भी जानकारी देते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये भारत के कल्चर के बारे में जानकारी देते हैं, भारत के समाज के सोसाइटी के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला जो लेखक है वो दोस्तों इब्न बतूता है। इब्न बतूता ये जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन भी था और उन्हीं के काल में आया भी था। ये मोरक्को का यात्री है और एक लेखक भी है और एक खोजी भी है। मतलब मोरक्को का यात्री भी था, ये लेखक भी था, खोजी भी था। और इसकी जो पुस्तक है दोस्तों वो क्या है, ये क्या है, किताबुल रहला, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। और ये एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब इसने अपनी यात्रा जैसे जैसे की है, जिन जिन देशों की यात्रा की है उनके बारे में इसने लिखा है। तो यात्रा वृत्तांत है ये एक। और ये वो व्यक्ति है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 में क्या किया था, दिल्ली का काजी बनाया था। दिल्ली का क्या बना दिया था, काजी बनाया था, मतलब न्यायाधीश बना दिया था। तो ये भी आप याद रखना। अब ये इसकी जो जानकारी मिलती है, इसने जो जानकारी दी है वो 14वीं सदी की जानकारी देता है। 14वीं सदी में भारत में क्या परिस्थितियां थीं, क्योंकि उस समय भारत में क्या था, दिल्ली सल्तनत का शासन था। तो ये उसी की जानकारी देता है। और दिल्ली सल्तनत की पूरी जानकारी यहाँ पे मिलती है, वो तो मैं बोल ही चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ अन्य लेखक हमको देखने को मिलते हैं। वो अन्य लेखक आपके कौन कौन से हैं उनको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। वो अन्य लेखक आपके एक तो तारानाथ हैं, जिनको कहीं कहीं पे तारकनाथ भी मिलते हैं, लेकिन तारानाथ जो हैं, और एक आपके क्या हैं इधर आपके मार्को पोलो हैं। तो ये दो लेखक आपके अन्य लेखक हैं जो अलग अलग देशों से हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन बनता है कि, क्योंकि तारानाथ की एक पुस्तक है कंगियूर और एक पुस्तक है तंगियूर, इनके बारे में क्वेश्चन बनता रहता है, कंगियूर किसकी पुस्तक है। और ऐसे ही जो ऊट पटांग क्वेश्चन है ना, अब जो एग्जामिनर है ना वो ऊट पटांग क्वेश्चन बहुत पटकता है, क्योंकि तंगियूर कंगियूर आपने देखा नहीं है और वो ही पटक देता है। तो तारानाथ जो है इनकी पुस्तक, ये एक तिब्बती लेखक थे और इनकी जो पुस्तक है ना वो कंगियूर है और तंगियूर है। कभी कभी तो ऐसा मिलता है कि ये दोनों ये मतलब एक ही पुस्तक है जिसका नाम कंगियूर भी है तंगियूर भी है, कहीं की भी मिलता है। ये दोनों अलग अलग बुक्स हैं, लेकिन आपको नाम याद रखना है कंगियूर और तंगियूर। और ये चीनी लेखक, ये आपके क्या थे, तिब्बती लेखक थे। मार्को पोलो, मार्को पोलो जो कि आपके क्या है, पांड्य राज की यात्रा करने आए थे भारत में। जब ये यात्रा करने आए 13वीं सदी में, तो इन्होंने पांड्य राज की यात्रा की थी। और ये इटली के यात्री थे। कहाँ के, इटली के यात्री थे। इनके बारे में ऐसा बोला जाता है ये इटली के यात्री हैं। तो इन्होंने क्या किया, मार्को पोलो ने पांड्य राज की यात्रा की और बताया था, पांड्य राज को जब इन्होंने देखा था तो इन्होंने बोला था, ऐसा साम्राज्य तो मैंने पूरे जीवन में कहीं नहीं देखा। मतलब बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें इन्होंने लिखी थी। अब अब देखते हैं हम पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हम क्या क्या देखेंगे, देख लीजिए आप लोग। एक तो अभिलेखों को देखेंगे, और क्या देखेंगे हम, स्तंभ लेख देखेंगे। कहीं कहीं पे स्तंभ लेख आपको मिलेंगे, एक पिलर टाइप का बना होगा और उस पर कुछ क्या है, इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, कुछ आपके क्या है, राजा के आदेश वगैरह लिखे होंगे। तो वो आपका क्या है, स्तंभ लेख होता है। और आपके क्या है, आपके कुछ सिक्के और व अन्य चीज़ें भी आपको देखेंगे। तो ये मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आपकी पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में हमको जानकारी देती हैं। अब अभिलेख आपके क्या होते हैं, इस तरह से आपके अभिलेख होते हैं। मतलब किसी स्लेट पे लिखा हुआ, किसी पत्थर पे लिखा हुआ आपका क्या होता है, अभिलेख होता है। जैसे पत्थर पे लिखा होता है तो उसको शिलालेख बोल देते हैं, स्तंभ पे लिखा होता है तो उसको स्तंभ लेख बोल देते हैं। तो अलग अलग चीज़ों पे जो लिखा होता है, हालांकि लेख तो होता ही, वो अभिलेख तो होता ही है। अब खंबे पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ लेख, और पत्थर पे होता है तो शिलालेख। तो इनकी जानकारी हमको मिलती है। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख के रखा है कि जो अभिलेख होते हैं उनकी अध्ययन को क्या कहते हैं। मतलब जो लोग अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है, इपिग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इपिग्राफी बोला जाता है। स्तंभ लेख आप ये देखिए, यहाँ पे ये एक पिलर टाइप का, एक खंबा टाइप का है गोल गोल, तो उस पर ये लिखा है। सिक्के, सिक्के में आपके क्या है, जैसे ये आपके क्या है, सिक्के ही तो हैं, ये आपके क्या है, सिक्के हैं। और सिक्कों के अध्ययन को आपका क्या बोला जाता है, न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। न्यूमिस्मेटिक बोले तो सिक्कों का अध्ययन,
जिसका मतलब क्या है, मुद्रा शास्त्र, मतलब मुद्रा के बारे में पूरी की पूरी जो प्रणाली है उसकी जानकारी मिलती है। तो सिक्कों के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं आपके दोस्तों। क्या हैं? महत्वपूर्ण अभिलेख। अब ये जो आपके अभिलेख हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अभिलेख इधर लिखे हुए हैं, इधर शासक लिखे हुए हैं, इधर कुछ जानकारी लिखी हुई है। तो इनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। अभिलेख और स्तंभ लेख, इसमें अभिलेख भी होंगे स्तंभ लेख भी होंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं। ये आपके क्या हैं? अभिलेख हैं, जिनसे हमको भारत की जानकारी मिलती है। देखिए ये हाथी गुफा अभिलेख, ये एक तिथि रहित अभिलेख है। किसने जारी कराया था? खारबेल था, कलिंग का राजा खारबेल था, कलिंग राज खारबेल। और कलिंग की राजधानी क्या थी दोस्तों? आप कमेंट करना, मैं आपको बोल तो देता ही हूँ लेकिन आप कमेंट करके जरूर लिखना। कलिंग की राजधानी आपकी क्या थी? तोसली थी, याद रखना, बहुत पूछा जाता है। और तोसली जो थी, कलिंग, ये आपकी किस नदी के किनारे थी? मतलब आपको नदी बताना है, किस नदी के किनारे थी? सोन नदी के किनारे थी, या गंगा नदी के किनारे थी, या दया नदी के किनारे थी? अब इन तीनों में ही आपका एक ऑप्शन है जो आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। दया नदी, गंगा नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका क्या है ऑप्शन होगा। तो तोसली इनकी राजधानी थी कलिंग की। और यहाँ पे भारतवर्ष का नाम मतलब देखने को मिलता है कहाँ पे? हाथी गुफा अभिलेख में। और ये हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा का अभिलेख है? यहाँ पे तो लिखा नहीं है मैंने, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ, ये प्राकृत भाषा का अभिलेख है। किसका है? प्राकृत भाषा का अभिलेख है। ये प्रथम ऐसा अभिलेख है। आपने प्रशस्ति अभिलेख सुने होंगे, आपने पढ़ा होगा जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रशस्ति माने होता है प्रशंसा, तो ये भी आपका क्या था? एक प्रशस्ति अभिलेख था जो कि खारबेल से संबंधित था। और एक आपका अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ये रुद्रदामन ने जारी कराया था। और इसमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है। और सुदर्शन झील से 4 लोग जुड़े हुए हैं आपके। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, एक आपके क्या हैं? अशोक हैं, एक आपके क्या हैं? बिंदुसार, बिंदुसार नहीं, अशोक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और आपके क्या हैं? रुद्रदामन है, और आपके एक कौन है? स्कंदगुप्त हैं। तो ये लोग इससे रिलेटेड हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा इनके बारे में, सबके बारे में, सुदर्शन झील के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो ये आपको याद रखना है। और बढ़ते हैं आगे। ये देखिए नासिक अभिलेख, जो कि गौतमी बलश्री का है। गौतमी बलश्री एक शासक हैं, कोई लेडीज नहीं है। इनका नाम क्या है? एक पर्सन है, मतलब एक पुरुष है, मेल हैं। गौतमी बलश्री उनका नाम होता है। अपनी माता का नाम ही आगे लगा लेते हैं। आंध्र सातवाहन वंश के शासक हैं। तो नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है। और आपका प्रयाग स्तंभ, जो कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ भी होता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी होता है, जो समुद्रगुप्त ने जारी कराया था। एहोल अभिलेख, जो कि पुलकेशन द्वितीय ने जारी कराया। और एहोल अभिलेख में दोस्तों जानकारी हमको मिलती है, पुलकेशन द्वितीय ये चालुक्य वंश का शासक था, वातापी का चालुक्य था। और इसने क्या किया था? जो हर्षवर्धन थे उनको हराया था। कब हराया था दोस्तों? 618 एडी में हराया था। नर्मदा नदी के तट पे इसने एक युद्ध लड़ा था उनके साथ और उनको हरा दिया था। ठीक है सर। मंदसौर अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। और इसमें क्या पूछा जाता है? रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऐसा क्वेश्चन मैंने कई एक मतलब उसमें देखा है प्रीवियस ईयर में, कि रेशम बुनकरों की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये मंदसौर का जो अभिलेख है वहाँ से मिलती है, जो कि मालवा के नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। उन्होंने इसको जारी कराया था। अब देखिए ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज का है। एक गुर्जर प्रतिहार शासक हुए हैं भोज, तो उन्होंने इसको जारी कराया था। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, जो कि स्कंदगुप्त ने जारी कराया, और इसमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। किसमें? भित्री और जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। और हूणों को पराजित कर दिया था किसने? आपका स्कंदगुप्त ने पराजित भी कर दिया था। देवपाड़ा अभिलेख, जो कि बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। बंगाल में एक शासक होते हैं विजयसेन, और उसमें एक शासक और होते हैं लक्ष्मण सेन, जिनकी राजधानी लखनौती होती है। और लक्ष्मण सेन वो मतलब राजा हैं जिसको आप जानते होंगे। एक व्यक्ति हैं गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, जो कि लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो विजय सेन जो बंगाल का शासक था उसने देवपाड़ा अभिलेख जारी करवाया था।
फिर एक अभिलेख है बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर जो कि विदिशा का गरुड़ स्तंभ है, ये हेलियोडोरस ने जारी कराया था। अब ये हेलियोडोरस कौन था सर? ये हेलियोडोरस आपका जो था एक इंडो ग्रीक रूलर था। इंडो ग्रीक रूलर नहीं, एक राजदूत था, इंडो ग्रीक राजदूत था ये आपको मैं पढ़ाऊंगा जब इंडो ग्रीक के बारे में। तो वहाँ पे जो सेल्यूकस निकेटर के बाद में एक आता है मिथ्रेडेट्स होता है, उसके बाद आपका डायोडोट्स आता है, उसके बाद दो शाखाएं बट जाती हैं उसमें। तो एक होता है आपका क्या बोलता हूँ, हेलियोक्लीज होता है। क्या होता है? हेलियोक्लीज होता है। और उसका बेटा होता है एंटियालकीड्स। और एंटियालकीड्स का ही आपका क्या होता है, एंटियालकीड्स होता है। और एक होता है आपका अंत्योकस होता है। तो अंत्योकस का ये क्या था, एक राजदूत था आपका। कौन? अंत्योकस का राजदूत आपका कौन था? ये हेलियोडोरस था, जिसने भारत में भागवत धर्म को प्रचारित किया था। और भागवत धर्म क्या किया था इसने, इस मतलब अपना लिया था। हालांकि भागवत धर्म भारत में ही था, लेकिन इसने उसको और प्रोलिफाई कर दिया था, मतलब और प्रमोट कर दिया था। और शासक एक होते हैं, आपको नाम मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, वो किस वंश के हैं, शुंग वंश के हैं शायद, जिनका नाम भागभद्र था। भागभद्र नाम के एक शासक होते हैं। तो उनके काल में ये आता है और उन्हीं के दरबार में ये आता है हेलियोडोरस। अब एरण अभिलेख जो आपको भानुगुप्त का है, ये सती प्रथा की जानकारी देता है, जो कि आपका क्या है, गुप्त काल से संबंधित है। पहली बार सती प्रथा की जानकारी देता है। तो ये आपको यहाँ पे मिलता है। और आपका क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है एशिया का बोगजगोई अभिलेख। एशिया माइनर का बोगजगोई अभिलेख, जो कि 1400 BC पूर्व आपको प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, लेकिन ये भारत में प्राप्त नहीं हुआ है। ये कहाँ मिला है? एशिया में मिला है। लेकिन इसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि भारत के बारे में जानकारी इसलिए मिलती है क्योंकि इस पे ये एक अभिलेख है, इस पे कुछ देवताओं के नाम लिखे हैं, कुछ देवियों के नाम लिखे हैं। तो जो इसमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं वो मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य का नाम इसमें मिलता है। और ये चारों नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। और कैसे पूछा जाता है, इनमें से कौन, जो बोगजगोई अभिलेख में मतलब जो देवता हैं वो इससे संबंधित हैं, किन किन देवताओं का नाम बोगजगोई अभिलेख में मिलता है। तो वहाँ पे मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि का नाम दे देगा, या प्रजापति का नाम दे देगा, या कोई भी अन्य, विष्णु का नाम दे दिया। तो आपको ये चारों नाम पता होना चाहिए, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, इनका नाम पता होना चाहिए। और यही इससे रिलेटेड हैं। तो ये हमने क्या देखे आज, अभिलेख देखे हैं। अभिलेख पूरे के पूरे हमने सोर्स देख लिए हैं हिस्ट्री को पढ़ने के। तो इन सारी चीज़ों से हमको क्या मिलती है, हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रहेगी। अभी जाना नहीं आप लोग, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कल की क्लास में हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। कल बोले तो अगली जो क्लास आएगी, प्रागैतिहासिक काल में आपके इस तरह से हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी आप जाना नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने क्लास पूरी देखी है और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, तो क्लास को क्या है, सबसे पहले तो आप लोग लाइक करेंगे, उसके बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।